गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय के अंदर जानेंगे व्यक्तिक संप्रेषण। व्यक्तिक संप्रेषण यानी कि इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। व्यक्तिक संप्रेषण क्या है? तो इसके अंदर ये हम समझेंगे कि जब कक्षा कक्ष शिक्षण के अंतर्गत जब शिक्षक द्वारा अलग अलग बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, तो वो व्यक्तिक संप्रेषण में आता है। इसके अंतर्गत वह उस विषय से संबंधित विषय वस्तु को बच्चों को अलग अलग पढ़ाता है, यानी कि हर बच्चे को पर्टिकुलर इंडिविजुअल तौर पर पढ़ाने वाला तरीका इसके अंदर आ जाता है। इसको व्यक्तिक संप्रेषण माना कहा जाता है। तो यह है व्यक्तिक संप्रेषण। अब समझेंगे व्यक्तिक संप्रेषण के उद्देश्य। व्यक्तिक संप्रेषण के क्या उद्देश्य, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तिक संप्रेषण का सहारा लिया जाता है, तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला, बालकों में भिन्नताएं होती है। व्यक्तिक संप्रेषण का पहला उद्देश्य है कि बालकों में भिन्नता होती है। सभी बालक एक समान एक जैसे नहीं होती है, सभी में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। सभी की अपनी आवश्यकताएं होती है, अपनी रुचि होती है, अपनी जिज्ञासा होती है। इन सबको समझना जरूरी है। तो इन्हीं रुचि, जिज्ञासा, आवश्यकताओं, इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर सभी को अलग अलग कम्युनिकेशन संप्रेषण की आवश्यकता पड़ जाती है। पहला उद्देश्य हो गया। सेकंड है बालकों की विशिष्ट योग्यता का विकास करना। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं के विकास करने के लिए इस व्यक्तिक संप्रेषण की उदाहरण बताती है, क्योंकि हर किसी के अंदर अपनी विशेष योग्यताएं होती है, विशेष आवश्यकता होती है, और इनको किस तरीके से बाहर निकालना है वो तभी हो सकता है जब पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। अगला आ जाता है साधारण बालकों के लिए जो साधारण बालक होते हैं, क्योंकि वे बालक जो साधारण है, तो ऐसे बालकों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो ऐसे बालक जो साधारण श्रेणी में आते हैं, इन बच्चों को अलग से पढ़ा करके, अलग से इन पर ध्यान दिया जा सकता है। अगला आ जाता है बालकों को क्रियाशीलता का अवसर। व्यक्तिक संप्रेषण से बच्चों में एक्टिवनेस रहती है, बच्चे क्रियाशील रहती है, क्योंकि बच्चों पर जब विशेष ध्यान दिया जाएगा तो बच्चे क्रियाशील यानी कि विशेष मतलब ध्यान पूर्वक उस बात को सुनेंगे और समझेंगे। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तिक संप्रेषण का सहारा लिया जाता है। अब इसके बाद इसके गुण को समझते हैं कि व्यक्तिक संप्रेषण की क्या गुण है। इसके गुण, पहला है मनोवैज्ञानिक। जो व्यक्तिक संप्रेषण है वो मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें बालकों पर अलग अलग तरीके से ध्यान दिया जाता है। बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए, बच्चों की मानसिकता को समझते हुए बच्चों पर फोकस किया जाता है। अगला बालक स्वयं सीखता है। इस विधि में बच्चों को अलग अलग तौर पर ध्यान दिया जाता है, बच्चों पर इंडिविजुअल बच्चे स्वयं सीखना आरंभ कर लेते हैं, बच्चों में स्व की प्रवृत्ति आ जाती है। अगला है क्रियाशीलता का अवसर। यह विधि बालकों में क्रियाशीलता का अवसर देती है, बच्चे को एक्टिवनेस आती है। अगला आ जाता है इसमें
बालक ज्ञान के लिए प्रेरित। इस विधि में बालक हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित रहता है, मोटिवेट रहता है। ठीक है, वो हमेशा जिज्ञासु रहता है और हमेशा तत्पर रहता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगला, शिक्षक का प्रभाव। इस विधि से बच्चों पर शिक्षक का प्रभाव रहता है, शिक्षक के व्यक्ति का प्रभाव रहता है, शिक्षक अपने प्रभाव को बच्चों पर डालने में सफल हो जाता है। तो ये विधि प्रभावी हो जाती है, जिससे बच्चे शिक्षक के बेहतरीन प्रभाव का अनुसरण, उसके नेचर का अनुसरण कर पाते हैं। अगला, रोचक विधि। ये विधि रोचक विधि के तौर पर मानी जाती है क्योंकि इस विधि में बच्चों का इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। अगला आ जाता है सीखने का सिद्धांत। सीखना एक व्यक्तिगत कार्य होता है, हर इंसान अपने अलग अलग तरीके से सीखता है, तो इस तरीके से व्यक्तिगत सीखने के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। इसके अलावा इसका और गुण है अगला गुण इसमें बालक पर व्यक्तिगत ध्यान। इस विधि के माध्यम से जो शिक्षक होता है वो बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देने पर व्यक्तिगत ध्यान दे पाता है, व्यक्तिगत ध्यान को समझ पाता है, ये बालकों के व्यक्तिगत ध्यान पर फोकस कर पाता है। अगला है बालकों की प्रकृति के अनुसार शिक्षा। बच्चों को उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार शिक्षा देने के लिए विधि उपयोगी साबित हो जाती है कि बच्चों का नेचर क्या है, उस नेचर से उनको किस तरह से शिक्षित किया जाना चाहिए। सभी बालकों पर ध्यान, यानी कि सभी बालकों पर ध्यान किस तरीके से कि कुछ बालक प्रखर बुद्धि के होते हैं, कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं। तो इस तरह के बालक होते हैं, सभी बालक होते हैं जो प्रखर बुद्धि वाले बालकों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, मंद बुद्धि वाले को किस तरह ध्यान देने, तो इन सब बालकों पर ध्यान दिया जाना एक साथ इजी हो जाता है। तो यह है इसके गुण व्यक्तिगत संप्रेषण। अब इसके गुण की बात, इसके दोषों को समझ लेते हैं, इसके क्या क्या कमियां हैं, इसकी कमियां, दोष। पहला दोष है इसका व्ययपूर्ण विधि। यह विधि व्ययपूर्ण है, इसके लिए अलग अलग शिक्षकों की आवश्यकता होती है हर बच्चों के लिए, तो समाज इसकी व्यवस्था नहीं कर पाता, हर बच्चे के लिए अलग अलग शिक्षक व्यवस्था करना थोड़ा सा मुश्किल, इसलिए व्ययपूर्ण हो जाती है। अगला है सभी बालक के लिए शिक्षक की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हर बालक का आईक्यू लेवल, नेचर अलग होता है और नेचर के हिसाब से शिक्षकों की व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, व्ययपूर्ण भी है और मुश्किल भी हो जाता है। अगला देखते हैं बालकों में सामाजिक गुण का विकास नहीं। इस विधि का एक दोष ये भी है कि बालकों में सामाजिक गुणों का विकास नहीं करती। बच्चे का समूह पढ़ते हैं तो सामाजिक गुणों का विकास होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इस तरह के सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता। अगला आ जाता है समय का नष्ट होना। इसमें हर बच्चे को अलग अलग तरह से ट्रेन करना, उनको कमीशन करने से शिक्षक अपने बालकों का समय भी नष्ट करता है, बालक शिक्षक मतलब दोनों का समय नष्ट होने के चांस रह जाता है।
ठीक है, अगला आ जाता है सभी विषय इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते। इस विधि का दोष यह है कि सभी विषय, यानी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो समूह में पढ़ाने पड़ते हैं, जैसे कि संगीत हुआ, नृत्य हुआ, बहुत से ऐसे विषय, तो ऐसे विषयों को इससे पढ़ाए नहीं जा सकते, समूह इसको इंडिविजुअल नहीं पढ़ाया जा सकता। अगला आ जाता है अव्यवहारिक विधि। यह विधि व्यवहार का पालन नहीं कर पाती, व्यवहारिक रूप से ये विधि सही नहीं है, इसलिए यह विधि अव्यवहारिक मानी जाती है। इसके अलावा इसका और दोष है बालकों में उत्तम गुणों का विकास है। इस विधि एक दोष यह है कि इससे बालकों में उत्तम गुणों का विकास होना चाहिए, उस उत्तम गुणों का विकास नहीं होता। अगला है प्रेरणा का अभाव। इस विधि में बच्चों में जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, समूह बच्चों को मोटिवेशन प्रोत्साहन दोनों मिलता है, लेकिन इंडिविजुअल तौर से प्रेरणा और प्रोत्साहन की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। और अंतिम है प्रत्येक बालकों के लिए उपयोगी। प्रत्येक बालक के लिए विधि उपयोगी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल स्तर पर संप्रेषण नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो झिझक प्रकृति होते हैं और उनको इंडिविजुअल तौर पर थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इस तरीके से यह है व्यक्तिगत संप्रेषण, जिसके अंतर्गत हमने समझा कि व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, गुण क्या, दोष क्या। कुल मिलाकर बच्चों को व्यक्तिगत तौर पर शिक्षण करना, उनको प्रेरणा, इसको कम्युनिकेट करना ही इसके अंतर्गत आता है। इसके रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है व्यक्तिगत संप्रेषण को स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज मुझे व्यक्तिगत संप्रेषण जाना, इसी के बारे में असाइनमेंट करना है, तो इसे हमें सामने स्वतंत्र रखें, इसके बचाव के उपाय कैसे पाया जाए। थैंक यू।